नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम चुनाव की सीधी बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो चुनाव से ही जुड़ा है और जुड़ने जा रहा है और बड़े रूप में। लेकिन पहले बात करेंगे अपनी, आपकी, मेरी, हम सब की, अपने देश की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है उसका प्रियम्बल, उसकी प्रस्तावना इन्हीं लाइनों से शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत देश के नागरिक। लेकिन इसे इंडिया कहें या भारत कहें, इस सवाल का जवाब भी तलाशने का क्या वक्त आ गया है। क्योंकि बचपन से, और यह बात मैंने आपको पहले भी बताई है, हमें पढ़ाया गया आजादी मिलने के बाद, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स इनहैबिटेंट्स आर पुअर। यानी कि इंडिया एक अमीर मुल्क है, लेकिन इसके बाशिंदे, इसके रहने वाले, इसके नागरिक वो गरीब हैं। लेकिन आज हम 75 साल आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल की एक परिकल्पना की जा रही है, कल बजट में भी की गई। पर क्या दरअसल जो हमारा देश है वो दो नामों में बंटता जा रहा है। एक इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये इंडिया जो है वो क्या शहरों में रहने वाला, जगमगाते शहरों में, रोटी कपड़ा मकान की जहां दिक्कत नहीं है, जिन इलाकों में पानी पीने की व्यवस्था है, बिजली कटती नहीं, वो इंडिया है क्या? और जो भारत, जो गरीब गुरबा भारत है, उसकी चर्चा नहीं होती क्या? और ये खाई, ये दूरी इंडिया और भारत में क्या बढ़ती जा रही है? और कल जो बजट पेश किया गया, बजट में कहा गया गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन यह सामाजिक और आर्थिक दूरी जो बढ़ती जा रही है वो कभी चर्चा के केंद्र में क्यों नहीं आता है? 98 लोग ऐसे हैं इस देश में जो सबसे अमीर हैं। जितनी संपत्ति उनके पास है उतनी ही संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के पास है। 55.5 करोड़ लोग एक तरफ, 98 लोग एक तरफ। खरबपतियों की संख्या देश में 102 से 142 हो गई है। अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा खरबपति भारत में है। एक संकट काल, संक्रमण काल से हम गुजरे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ी? आम आदमी पर। 23 करोड़ लोग, अलग अलग स्टडीज हैं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। बेरोजगारी की दर एक वक्त 29% का आंकड़ा छूने लगी, 29%। अब वो गिर रहा है आंकड़ा, इसमें कोई शको शुबा नहीं। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है, जो हमारा बेरोजगारी का या रोजगार का पैमाना है वो भी अपने आप में हास्यास्पद है। बताया है मैंने आपको, आज फिर बता दूं। एक हफ्ते में 1 घंटे का भी काम मिल जाए तो माना जाएगा कि आपके पास रोजगार है। हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में तो 20% से भी ज्यादा की बेरोजगारी दर है। हरियाणा को बहुत विकसित माना जाता है। तो जो ये आर्थिक और सामाजिक खाई जो बढ़ती जा रही है, उसकी मूल वजह क्या है? एक अदद रोजगार। आपके पास नौकरी होगी तो आप अपने घर का ख्याल रख सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आप दे सकते हैं अपने परिवार वालों को। लेकिन
रोजगार पर ही तलवार लटक जाए। 3 करोड़ रोजगार गए हैं पिछले साल में। इसमें भी अलग अलग आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा मार, सबसे ज्यादा गाज पड़ी है महिलाओं पर और शहरी गरीब पर, युवा पर इसकी चर्चा नहीं होती। आज चर्चा हुई, या चर्चा के केंद्र में लाने की कोशिश की राहुल गांधी ने। अभी उनका संबोधन चल रहा है। राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश अमीरों और गरीबों में बंटता जा रहा है। अमीरों की बात हो रही है, गरीबों की बात कहीं ना कहीं हाशिए पर चली जाती है, और बजट में रोजगार को लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं दिखाया गया है। हालांकि यहां पर मैं आपको बता दूं, कल बजट पर भी हमने कार्यक्रम किया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है आने वाले 5 सालों में सरकार ने। यह बात और है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात थी, पर सरकार कहती है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने 29.5 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं। यह भी स्वरोजगार का एक तरीका है। पर सड़क पर क्या हो रहा है, युवा के साथ क्या हो रहा है? चुनाव की इस आपाधापी में चर्बी बहुत चढ़ गई, सर में गर्मी बहुत चढ़ गई, तोप तमंचा पाकिस्तान, जिन्ना, सामाजिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण, यह सब लगाने में हम यह भी भूल जाते हैं। और ताजा उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले का, 14 जनवरी को पिछले महीने नतीजे घोषित किए गए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एनटीपीसी एग्जाम्स के। रेलवे भर्ती बोर्ड में 2 इम्तिहान थे। 3 साल पहले आवेदन आया। 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने आवेदन किया। 2 करोड़ 42 लाख। पहला जो इम्तिहान था जिसमें 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया, उसमें 35,000 नौकरियों के लिए आवेदन था। 35,000। 7 लाख से ज्यादा लोगों के नतीजे घोषित किए गए। उस पर बवाल कट गया, वो मैंने आपको जानकारी दी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि देखिए, इतने लोगों ने आवेदन कर दिया तो यह दिक्कत आ गई, हम इसको दुरुस्त कर देंगे, मार्च तक दुरुस्त कर देंगे। दूसरे इम्तिहान जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने आवेदन किया था, वो तो अभी के लिए मुलतवी हो गए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात, वो कहते हैं ना, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, जो जड़ में है समस्या, वो ये कि 1,35,000 नौकरियों के लिए 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने आवेदन क्यों किया? जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो 12वीं पास जहां पर योग्यता चाहिए थी, उसके लिए भी आवेदन क्यों किया? यह क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर नहीं है क्या? यह पूरे देश की समस्या नहीं है क्या कि हमारा युवा, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि 35 साल से कम उम्र की हमारी 65% आबादी है, अगर वो बेरोजगार होगी तो काहे का डेमोग्राफिक डिविडेंड? विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? नौकरियां सृजित करने को लेकर स्वरोजगार की बात करने से ही समस्या का हल, निदान निकल जाएगा। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सारी नौकरियां देने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है, लेकिन प्राथमिकता की बात है। सभी राजनीतिक दलों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो बड़े आसान हो जाते हैं, लेकिन सभी की समस्या है क्या? असंगठित क्षेत्र जो है, 94% वहां पर लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा मार क्या मजदूरों पर नहीं पड़ती? हमने पलायन होते नहीं देखा। पलायन एक मुद्दा है, मजदूरों का पलायन मुद्दा क्यों नहीं बनता? इन्हीं तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा
अब से थोड़ी देर पहले लोकसभा में, सुनिए। 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चुनावी लड़ाई बेरोजगारी पर आई, और देश अमीरों गरीबों में बंट गया है क्या? बटा तो हुआ था, लेकिन ये खाई और बढ़ रही है क्या? और खास इस संकट काल से जो हम उबरते दिख रहे हैं, वी शेप्ड रिकवरी की दरकार थी, क्या के शेप्ड रिकवरी हो रही है? के शेप्ड का मतलब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, तुहिन सिन्हा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में साझा सरकार चला रहे हैं, बिहार में और आरआरबी रेलवे भर्ती में जो हंगामा मचा, वो सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में ही देखा गया। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन मेरे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अमित बसोले प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, पाइनियरिंग वर्क करते हैं बेरोजगारी पर, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो तोहिन, क्या आज की तारीख में यह कहना गलत होगा देश दो नामों में, दो हिस्सों में बट गया है, इंडिया भारत, और अमीरों गरीबों में जो खाई है, जो दूरी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है? नमस्कार संदीप जी, ये बहुत एक संजीदा विषय है और मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा समय ओपनिंग कमेंट्स के लिए आप मुझे दें। देखिए, ये जो डिवाइड है, ये इनइक्वालिटी, ये पिछले 7 दशकों से थी, और ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, अप्रत्याशित कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि जो गरीब और जो गांव में रहने वाले हैं और जो शहर में रहने वाले हैं, उनके बीच का फासला कम हो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से हो रहा है। ये हम मतलब कोई ऐसा अजूबा काम नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है। रोनाल्ड रेगन की भी यही कंसिस्टेंट पॉलिसी रही थी कि आप एक कन्विक्शन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते रहें और जॉब्स के निर्माण हो। अब मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, देखिए, कोविड की जो संकट रहा है पिछले पूरे विश्व में पिछले 2 सालों से, उससे जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बदल गई है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा विदेशी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स पर जाती है। मैं एक रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं जो मिंट में छपी थी कुछ महीने पहले, और जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और माइकल सूजन डेल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि अगले 8 से 10 वर्षों में इंडिया में केवल गिग इकोनॉमी में 9 करोड़ जॉब्स का निर्माण होगा। तो ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो धीरे धीरे बदल रहा है देश में। आज फिक्स जॉब से हटकर लोग जो है फ्लेक्सिबल जॉब्स में जाना चाहते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको शायद जो है बहुत सारे जननेता नहीं समझ पाए। अब मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूशन CMIE की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की डेटा आपको प्रस्तुत करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, पिछले 6 महीने पहले आई थी। और चूंकि उत्तर प्रदेश अभी चुनाव में जा रहा है, जहां 17% पूरे देश की आबादी भी है, इनके मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है वो पिछले कई वर्षों में सबसे कम रहा है। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में जो केवल 4.1% है। तो देखिए, डेटा जो है वो व्याख्या के अधीन होता है, आप उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करें इस पर जो है। आपने वो डेटा इंटरप्रेट किया ना, आपने विदेशी संस्थाओं को खारिज किया। मैं आपकी बात एक मिनट तो हिंद, मैं आपकी बात मान लेता हूं। आपने CMIE के आंकड़े को चलिए तरजीह दी, ये अच्छी बात है, और उसके 1 मिनट सुनिए ना, सुनिए तो। और आपने बताया कि बेरोजगारी कितनी कम है उत्तर प्रदेश में, सरकार का ही आंकड़ा है, नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
52% बिहार में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, सरकार का आंकड़ा। 42% हैं झारखंड में, और 38% जिस उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं देश की 17% आबादी है, उस 17% आबादी में से 38% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यह गरीबी सीधी बेरोजगारी से नहीं जुड़ती क्या? जो बेरोजगार है वही तो गरीब होगा, रोजी रोटी कमाने के जिसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वही तो गरीब है ना? या मैं गलत कह रहा हूं? अब मैं आपको सबसे जो गरीब वर्ग है उसके संदर्भ में एक डेटा पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं। देखिए, इस वर्ष, पिछले वर्ष में मनरेगा में अप्रत्याशित जॉब्स के निर्माण हुए हैं, केवल 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं। While more than 1.3 crore new cards have been made last financial year, about 110 million workers from 75.6 million households have sought and received work under the program. तो देखिए, मैं बता रहा हूं कि आज जो चुनौतियां हैं, मनरेगा के तहत 100 दिन काम मिलने को रोजगार कहते हैं आप। वो रोजगारी में दर्ज हो जाता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया 7 दिन में 1 घंटे का काम भी मिल जाए तो मतलब रोजगार है आपके पास। 100 दिन का मनरेगा में रोजगार को आप नौकरी मानते हैं? हमने बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किए हैं, इसमें नहीं हो पाए, ये भी हम करेंगे, लेकिन ये तो वर्षों से चला आ रहा है ये प्रक्रिया, ये जो मापदंड है ये तो वर्षों से चला आ रहा है। 9 करोड़ रोजगार आगे सृजित हो जाएंगे, उस लिहाज से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था हर साल। 7 साल पूरे हो चुके, 7.5 साल, तो 15 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। देखिए, ये डेटा जो है ना, मैं वही कह रहा हूं, गिग इकोनॉमी का अभी भी हमारे पास वो प्रकरण नहीं है कि गिग इकोनॉमी किस तरह से फ्लरिश कर रही है, इसको रियल टाइम में हम माप पाए। स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है 2 सालों में, लेकिन इतनी खराब नहीं है जितनी कि विपक्ष बताना चाहती है। और इसलिए मैंने दोनों तरफ के आंकड़े आपको प्रस्तुत किए, विदेशी कंसल्टिंग ग्रुप के भी और सीएमआई के भी। उसके बाद भी जो कल एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है कैपेक्स को लेकर, मैं मानता हूं कि वो प्रयत्न हम अभी भी पूरी तरह से प्रयत्नशील है, संलग्न है, और आने वाले समय में ये और जॉब जनरेट करेगी। लेकिन नहीं, अच्छा किया है, कैपेक्स बढ़ाया, 35.4% बढ़ाया, 7.5 लाख करोड़ कर दिया 5,54,000 करोड़ से, लेकिन 60 लाख रोजगार 5 साल में सृजित करने का ही तो लक्ष्य है। बजट मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, तो 60 लाख रोजगार यानी कि 12 लाख रोजगार हर साल। यहां पर 35,000 नौकरियों के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। देखिए, आप लोगों की साइकोलॉजी समझिए। इस 2 साल में सुरक्षा जो है, जो बाकी अन्य काम भी कर रहे होते, आज वो सुरक्षा की भावना इतनी व्याप्त है लोगों में कि परिवार में कोई ना कोई चाहता है कि एक सरकारी नौकरी मिले। इसलिए ये आंकड़ा जो है, आप इस मौजूदा परिस्थिति से हटाकर इसको नहीं देख सकते। ये मौजूदा परिस्थिति का नतीजा है, जहां कोविड में हर व्यक्ति, हर परिवार चाहता है कि एक ना एक व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार से सरकारी को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं। बेरोजगारी का कल आप बताइए कितना जिक्र हुआ बजट में? क्या बेरोजगारी एक समस्या नहीं है, जो मैंने क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर कहा, या मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं? तो कल का बजट एक संक्षेप बजट था, लेकिन उसमें जिक्र था आगे जो जनरेट होंगे जॉब्स, उसका बिल्कुल जिक्र था। 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है देश में, उतनी ही संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के पास है। यह चिंता का सबब नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। वो होना चाहिए। वो हो पा रहा है क्या? होना तो चाहिए ही। तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये सदियों से चली आई है। हमने उसको कम करने का निरंतर प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से ये जो नल से जल कार्यक्रम 10 करोड़ लोग जिससे लाभान्वित हुए हैं, वो इसी जो गैप को कम करने का प्रयास है। आज जो आप हवाई अड्डे देख रहे हैं, जो लगभग पिछले 6 साल में दुगने हुए हैं, वो इसी गैप को रोकने का प्रयास है। हवाई अड्डों पर, हवाई जहाजों में वही तो सफर करेगा जिसके पास नौकरी होगी। आपसे ये पूछ रहा हूँ, हवाई अड्डे के निर्माण के द्वारा क्या उस जगह की इकोनॉमी परिवर्तित नहीं होती? क्या वहां जॉब्स जनरेट नहीं होते हैं? सरकारी नौकरियां ही तो जनरेट होते हैं। हाँ, लेकिन वो गिग इकोनॉमी में आते हैं, जो कि वो शायद परमानेंट जॉब्स नहीं हो, जो सिस्टम में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। आप निरंतर ESIC के डेटा देखिए, उसमें कोई ऐसा जो है व्यापक आपको कटौती नहीं दिख रहा है।
तो जहां जहां एयरपोर्ट हो रहा है या जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उस एरिया के विकास में जो है लोगों को नौकरियां जनरेट हो रही है। हाँ, लेकिन शायद सिस्टम अभी उतना अपडेटेड नहीं तो है। मतलब आप कह रहे हैं रोजगार के अवसर तो सृजित हो रहे हैं। रागिनी नायक, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। कुछ डेटा जो आपको सूट करता है, आपके नेता राहुल गांधी को सूट करता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर आप पेश कर रहे हैं। संदीप जी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। आप देखिए कि आंखों में चमकीले सपने लिए जब एक नौजवान जो कि देश के किसी दूर देहात से आता है, किसी कस्बे से, एक छोटे से गांव से आता है, बड़े विद्यालय में या विश्वविद्यालय में उसको दाखिला मिलता है, तो वो इस भरोसे के साथ आता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। वो इस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में के बड़े शहरों में आता है, ये सोच के कि योगी जी ने कहा था 2017 के भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा था कि हर साल 70 लाख रोजगार मिलेगा। 4 लाख रोजगार जब नहीं मिलता और देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि नाले की गैस से पकौड़े तलो, तो उसके सपने कैसे चकनाचूर होते हैं, कैसे जिंदगी बर्बाद होती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए। स्वरोजगार को प्रोत्साहन सरकार देती है, आप उस पर तंज कसते हैं। स्वरोजगार भी रोजगार है कि नहीं? सरकार के पास नहीं है। टोकिए मत, बात पूरी सुनिए, मैं भी आंकड़े आपके सामने रखने वाली हूँ। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात हम कर सकते हैं, आंकड़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे सामने हो रहा है उससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जब यही नौजवान सड़क पे उतर के कहता है कि मेरी नौकरी कहाँ है, मेरी जॉब कहाँ है, मुझसे झूठा वादा क्यों किया गया, तो लाठियां भांजते हैं। बीबीसी की वो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, वो लड़का क्या कह रहा था कि गांव में मेरी माँ इलाज नहीं कराती है, वो कहती है 5,000 रुपया भेजना है, 2,000 इलाज में लग जाएगा, तो बेटा खाएगा क्या, पड़ेगा कैसे, गर्म पानी पी के सो जाती है। ये असलियत है देश की। और ये यहाँ पर तुहिन जी बैठकर बड़े बड़े सब्जबाग दिखा रहे हैं। सीएमआई का आंकड़ा तो कहता है कि पिछले 2 साल में, कोरोना काल में 91% भारत के लोगों की जो आय है वो कम हो गई। 97% कहता है सीएमआई का आंकड़ा। 55 जिनकी सीधे घट गई, 42 जो कहते हैं जस की तस है, तो महंगाई को फैक्टर इन कर लो तो वो भी घट गई, तो 97% है। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। और क्या ये सूरत हाल देश का कोरोना से पहले नहीं था? क्या 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में कोरोना से पहले नहीं हुई? क्या ये गलत नोटबंदी और जीएसटी के कारण नहीं हुआ था? तब तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं, और वही हुआ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। जीडीपी 2% नीचे आके धड़ाम से गिर गई। और आप, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने एक उदाहरण दिया, एक और मैं भी देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के टेलीफोन मैसेंजर के 1,62 पद के लिए 1 लाख लोगों ने, जो नौजवान है, उन्होंने अपना आवेदन दिया, जिसमें से 35,000 पीएचडी के स्टूडेंट थे, पीएचडी किए हुए थे, जिनमें से 50,000 ग्रेजुएट थे, जिनमें से 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे। ये हाल है। और जो वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भुखमरी में विश्व गुरु जो हम बन गए हैं, वो ऐसे ही बन गए हैं। देश में कोई आपने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दे दिया, उदाहरण दे दिया। 1 मिनट रागिनी, मैं राजस्थान का आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 1.5 साल पहले की बात है, 11 पद के लिए 1 लाख से ऊपर आवेदन आए। रिक्त स्थान किस चीज के थे? पियून और माली। 1 लाख से ऊपर छात्र वहां लाइन लगाकर खड़े हो गए, और उसमें बीए, बीकॉम, एमकॉम तमाम लोग थे। इसको सिर्फ केंद्र सरकार या बीजेपी शासित राज्य पर क्यों लेकर आती हैं? बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है कि नहीं? बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है। राजस्थान में जो बेरोजगार है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है वहां पर। मैं गुरेज नहीं करूंगी, मैं बगले नहीं झांकूंगी, और मैं बहाने भी नहीं बनाऊंगी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। पर देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, ये कौन निर्धारित करता है? बजट में क्या हुआ? निर्मला सीतारमण अगर ये कह देती है कि हमने टैक्स बढ़ाया नहीं, इसी की गनीमत आप मान लीजिए, और इसी को इसका एहसान मानिए कि सरकार ने आपके ऊपर और टैक्स बढ़ाकर नहीं दिया है, तो इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? अजीज प्रेमजी इंस्टीट्यूट के साथी आपके साथ बैठे हैं, इनकी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नौकरियों में परिवर्तित करने में असमर्थ हो गई है। ये बड़े सवाल हैं, ये पूछने पड़ेंगे संदीप जी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जाएगी, देश में नौकरियों का सृजन कैसे होगा,
इसका निर्णय प्रधानमंत्री इस देश की सरकार लेती है, और वो प्रधानमंत्री जिसने बहुत बड़ा वादा किया था, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये इनका एक, मैं कहती हूँ ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनका प्रॉमिस था कि हम 2 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे। आप ही के नेता लोकसभा में अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जो इंडिया है ना, 1 मिनट सुनिए, कौन विश्वास करेगा इन पर? इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघीय ढांचे की दुहाई दी तो सब कुछ केंद्र केंद्र करके आप भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है ना। इफ इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, देन स्टेट्स आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, डोंट दे? रागिनी नायक, States do have a responsibility, and we will never shy away from any responsibility. Neither are we going to pass the buck, संदीप जी। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगी कि आप राज्य सरकारों को पैसा नहीं देंगे, आप जीएसटी एरियर नहीं देंगे, आप पेट्रोल डीजल का सारा पैसा अपनी जेब में डालेंगे, आप ऐसी नीतियां बनाएंगे कि क्रोनी कैपिटलिस्ट का फायदा हो। आपके कार्यकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आई थी। तो इसमें राज्य सरकारें क्या करेंगी? ये तो वही बात हो गई ना कि कोरोना के समय में एनडीएमए एक्ट आप लगा देंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और फिर आप सारे तो अधिकारों मतलब बस एक नारा दे दो या आरोप लगा दो। गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया था 1971 में इंदिरा गांधी ने। सबसे ज्यादा किस राजनीतिक दल की है, मुझे बताइए? ये बार बार राज्य सरकारों पे ठीकरा फोड़ा जाता है। 18-19 प्रदेशों में आपकी सरकार है, वो क्या नीतियां बना रहे हैं? और 70 लाख तो उत्तर प्रदेश में भी आपने रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ से ज्यादा जो नौजवान है वो बेरोजगार हैं। 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरा जा सकता था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक 62 पद के लिए 1 लाख लोग यहाँ पर आवेदन भर रहे हैं। इसीलिए मैंने राजस्थान का भी उदाहरण दिया ना। 1 मिनट, राजीव रंजन, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। राजीव रंजन, देखिए, दरअसल जब हम विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, 5 ट्रिलियन क्यों, हमें 50 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहिए, बनेंगे भी। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये सब कुछ, और आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं, वो सिट्रस पैरेबस अजम्पशन होती है ना। अजम्पशन ये है कि हमारा युवा इस इंजन को दौड़ाएगा। युवा के पास रोजगार नहीं होगा तो ये सारी परिकल्पनाएं धरी की धरी नहीं रह जाएंगी क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस समय हम चुनावी वायदे करते हैं तो जमीनी जो सच्चाई है उसके बजाय मतदाताओं को कैसे हम बड़े नारों के जरिए आकर्षित करते हैं, ये उद्देश्य हमारा होता है। और शायद इसीलिए अगर आप इंदिरा जी के गरीबी हटाओ नारे की बात करें या 2 करोड़ रोजगार की बात करें, दरअसल बजट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि जब प्रति वर्ष हम 12 लाख नौकरियां सृजित करेंगे तब आप 5 साल में 60 लाख नौकरियां लाएंगे। स्पष्ट है कि देश में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, ये कोविड के पूर्व की स्थिति भी थी कि औसत घटते चले जा रहे हैं। कोविड के दौरान हालात बिगड़ते चले गए और अब चुनौतियां काफी हद तक बढ़ी हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए कि 130 करोड़ लोगों का जो देश है, उस देश में अगर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है तो जो कुछ राज्यों में तस्वीरें उभर करके आई, हालात काफी बिगड़ सकते हैं। आप तो आपने खुद देखा है बिहार में जो छात्र नाराज हुए, हंगामा हुआ, आगजनी भी हुई, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लाठियां भी भांजी गई, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। प्रयागराज में ऐसा हुआ, लेकिन एक छात्र करे तो क्या करे? रेल मंत्री कह दे अरे 1 करोड़ 15 लाख जी, और दूसरे में 1 करोड़ 26 लाख आवेदन आ गए, हम पर दबाव ज्यादा आ गया। अरे ये तो समझो इतने लोग आवेदन क्यों भर रहे हैं? नहीं, 2-3 बातें तो बिल्कुल साफ है। नहीं, 2-3 बातें बिल्कुल साफ है। 2015 के बाद एनटीपीसी के एग्जाम्स काफी दबाव छात्रों ने बनाया, उसके बाद 2019 में फिर वो प्रक्रिया शुरू हुई। काफी लंबे समय के बाद ये इम्तिहान हो रहे हैं, फिर 2 चरणों में एग्जाम्स देने की बात, फिर जिन लोगों को आप बुला रहे हैं उसका अनुपात 1-3 के बाद 1-2, फिर 1.5-1, और उसके बाद फिर आपने कर दिया
7%। ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति थी। इसका फायदा जिन लोगों ने भी उठाया, कठोरतम शब्दों में हम निंदा करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नहीं, पुलिसिया पुलिस डंडा को भी- छात्रों पर चलेगा, छात्रों को जेल में ठूस दिया जाएगा, छात्रों को धमकी दी जाएगी, आपकी पहचान की जाएगी, आजीवन प्रतिबंध लगा देंगे। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? ये असमंजस की स्थिति क्यों आई? इतने लोग क्यों आवेदन भर रहे हैं? इस सवाल का जवाब कोई तलाशेगा या नहीं तलाशेगा? निसंदेह आप जो सवाल कर रहे हैं और काफी मजबूती के साथ आप उन सवालों को उठाते हैं जिसे आमतौर पर बाकी जगहों पर नहीं उठाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि रोजगार को लेकर के एक महत्वाकांक्षी रोडमैप की जरूरत इस देश को है, लेकिन केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों में अनेक दलों की सरकारें हैं, सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। ये ब्लेम गेम इसलिए कि किसी का इतिहास इसकी इजाजत नहीं देता है कि वो अगली सरकार पर सवाल खड़े। कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ छल आजादी के इन 70 वर्षों में लगातार होता रहा है, और जिस देश की आबादी बहुत ज्यादा है तो रोजगार के लिए उसके जो तौर तरीके होंगे वो बिल्कुल बदलने होंगे, और उस दिशा में आपको नहीं, ईमानदार प्रयास सामाजिक करने दूरी, होंगे। मुझे ऐसा आर्थिक दूरी बढ़ रही है ना। दरअसल हम अमृत काल की बात करने लगते हैं। ये कैसा अमृत काल है कि अमीर और अमीर हो रहा है राजीव रंजन, गरीब और गरीब होता जा रहा है? इसे अमृत काल कहेंगे? नहीं, निस्संदेह ये चिंताजनक आंकड़े हैं। जब भी संसाधनों का असमान वितरण होता है तो विकसित और पिछड़े राज्यों की खाई बढ़ती है। अगर संपत्ति का असमान वितरण होता है तो जिस तरह से एक असंतोष का वातावरण है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चिंता की बात है, और ये तभी होगा जब स्टार्टअप्स ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज लोगों को रोजगार देने वाला बनाने के तैयारी के लिए केवल हम नारे और वायदे की जगह कुछ ऐसे तरीके से हम काम करें कि उसका लाभ उन तक सीधे पहुंच। पर वो तरीके कौन ढूंढेगा? बैंकों की भूमिका भी बहुत ही आशुतोष वर्मा, ये तरीके कौन ढूंढेगा? या तरीके ढूंढे जाएंगे धार्मिक ध्रुवीकरण के, जातीय समीकरण के, सोशल इंजीनियरिंग पर बड़ा जोर आजकल चलता है। चर्बी किसे चढ़ गई, गर्मी किसे चढ़ गई, गर्मी किसकी उतारनी है, इन बातों में ही चुनाव निकल जाएंगे। यह बाकायदा सभी राजनीतिक दलों से सवाल है, और आपके जरिए पूछ रहा हूं, एजेंडे में सर्वप्रथम रोजगार कब आएगा? डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सवाल आपसे है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। जब आप आज मैं राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि इस देश में दो तरह का इंडिया है, एक गरीब और एक अमीर। तो मैं सोचने लगा कि ये जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या महंगाई की बात सिर्फ हम विपक्ष में रह के चिल्लाते हैं, या कभी भारतीय जनता पार्टी इसको सीरियसली लेती भी है, या हम चिल्लाते जा रहे हैं 2014 से? तो मैं खंगालने लगा कुछ चीजें, और मुझे उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ट्वीट निकल के आया। मैं आपके सामने चाहता हूं आपके दर्शक जाने। उन्होंने 21 सितंबर 2012 को एक ट्वीट किया था कि व्हाई डू यू मेक फॉल्स प्रोमिसेस, प्लीज हैव सम शेम। ये मनमोहन गवर्नमेंट के लिए था। इन 2009 दे प्रॉमिस्ड 1 करोड़ जॉब्स विल कम, हैज इट हैपेंड? उसके बाद इन्होंने कहा 26 मार्च 2014 को, जब बिल्कुल इलेक्शन होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि व्हेन आई से गिव जॉब्स टू यूथ दे से सेक्युलरिज्म इज अंडर थ्रेट, व्हेन आई से रिड्यूस प्राइसेस दे से फर्स्ट सेक्युलरिज्म। और आज जब विपक्ष नौकरी और की आवाज उठाता है तो कहते हैं राष्ट्रवाद खतरे में है। संदीप जी, ये हकीकत है इस देश की कि जब तक आप सत्ता के बाहर रहिए तब तक आपको सारी बातें याद आती हैं, और सत्ता के अंदर आते ही आपकी सारी चीजें आप पर भी लागू होता है। और ऐसे कोई आप जब सत्ता में आते हैं तो आप भी युवाओं को रोजगार मुहैया कराना भूल जाते हैं। ये बात मान रहे हैं ना आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत सही बात है कि जितना युवा बेरोजगारी हमारे समय थी और जो बेरोजगारी आज के समय है, वो आंकड़े कुछ भी दे दें। उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे नहीं है, और आपके सामने मैं कोई भी रिपोर्ट पढ़ूंगा तो मुझे पता है गलत आंकड़े नहीं दूंगा।
नीति आयोग ने जो भी टॉप 5 देश में गरीबी में राज्य बताए हैं और टॉप बॉटम में, उसमें बिहार बॉटम में आता है 51.9%। वो दे दिया मैंने, आंकड़ा बता दिया। झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37%। तो अगर उत्तर प्रदेश यहां भी रखा है और पिछले 8 सालों में अगर सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है तो लीक हो जाता है, यूपी पीसीएल, यूपी पुलिस, अधीनस्थ सेवा चयन, स्वास्थ्य विभाग प्रवृत्ति, 69,000 भर्ती, बीएड, टेट, और लगातार लाठियां चलती जा रही हैं लगातार। हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी फोर्स बेरोजगार है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है। हम कहते हैं ये वो लोग हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की राजधानी में लगातार वो अनशन कर रहे हैं और लाठियां चलती जा रही हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये किसी और राज्य से तो नहीं आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर तो नहीं, जब बेरोजगारी थी तो ये धरने देते थे। वो फौज, आप तो राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हैं, अपने कार्यकर्ताओं की फौज को बेरोजगार बता रहे हैं। नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की हालत है। आपको क्या लगता है महंगाई एक अंडर करंट की तरह काम कर रही है? और अंडर करंट ही है जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अगर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देते हैं लेकिन 1,000 का सिलेंडर कर देते हैं, उसकी बात करना छोड़ देते हैं। आज किसी भी पोस्टर में उज्ज्वला योजना की बात नहीं हो रही है, आज किसी भी पोस्टर में पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमको सत्ता से बाहर करेंगे और हमको बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बाहर करने जा रहे हैं। संदीप जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि लगातार चीजें बदल रही हैं और अखिलेश जी ने बोला है कि जिस तरीके से आईटी सेक्टर को मैंने डेवलप कराया है, अगले 5 सालों में सरकार आती है तो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा आईटी सेक्टर में खाली करते हैं। एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, जो ये सवाल है ना, बेरोजगारी ये जुड़ जाता है अमीरी गरीबी से ही, जो ये खाई बढ़ती है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। पर गरीब बढ़ते चले जाएं इस देश में, राजनीतिक जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इन्फ्लेशन, क्राइसिस, पैंडेमिक प्रूफ पेशे में हैं। नहीं, आपकी तो आमदनी बढ़ती है ना, जितने हलफनामे आ रहे हैं 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़े थे उनके आज देखता हूं तो सबकी आमदनी बढ़ी हुई है, आम आदमी की चाहे घट जाए। आपका तो बड़ा क्राइसिस प्रूफ प्रोफेशन है। नहीं संदीप जी, इस देश की सबसे अमीर पार्टी वो है जो सबसे बाद में बनती है। ये बड़ा अजीब सी बात है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप में गर्व करती है कि हम सबसे अमीर पार्टी हैं, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता है, वो गर्व करती है इस बात पे। देखिए मैं बताऊं, ये नीतियों की परेशानी है। अगर आपको कुछ, जैसे आप ध्यान रखें, गुजरात में क्या होता था, पूरे देश में वो मॉडल सिस्टम लाया जा रहा है, फिक्स पे सिस्टम। और फिक्स पे सिस्टम आप सबको पता है कि वो क्या था गुजरात में, जिसमें हाईकोर्ट ने डांट भी लगाई थी कि 14 साल तक नौकरी करने के बाद आपको जो है एक इवैल्यूएशन देना पड़ेगा, अगर इस इवैल्यूएशन में पास नहीं हो गए तो आपको संविदा की तरह रख दिया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था अगर आप इस तरह के करते हैं तो दिवालिया घोषित कर दीजिए गुजरात को। ठीक है, अमित बसोले को, मैं आपकी बात समझ गया, अमित बसोले को लेकर आई। और अमित, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो चारों राजनीतिक नुमाइंदों से दरअसल पूछना चाहिए था, पर मैंने आज सोचा मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि राजनेता वही घिसे पिटे जवाब देने वाले थे, तो मैंने ये सवाल नहीं पूछा। बेरोजगारी किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र का प्रथम मुद्दा क्यों नहीं बनता है? बेरोजगारी दिखती नहीं है क्या? मैं तमाम राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। जी, ये सोचने वाली बात है। इसमें मैं तो राजनीतिक पेशे में नहीं हूं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल इशू कब बनता है और कब नहीं बनता, ये थोड़ा हम लोग को सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं युवाओं के प्रोटेस्ट, ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलने का। हम लोग ने दुनिया के कई देशों में देखा है कि जब शिक्षित युवा रास्ते पर उतरता है रोजगार के नाम पर, तब जरूर इसकी नोटिस ली जाती है और राजनीति इस पे खड़ी हो सकती है। हालांकि देश में बेरोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी समस्याएं तो बहुत सालों से चल रही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो खास करके शिक्षित वर्ग जो बढ़ा है तेजी से, पिछले 2 दशकों में बहुत सारे लड़के लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की है, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, उनको उनके अपेक्षा के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो आपूर्ति और मांग में फर्क नजर आ रहा है, इसका जो पॉलिटिक्स है, ये वाकई में राजनीति को हिला सकता है, इसकी पोटेंशियल है। लेकिन आप जैसे कह रहे थे, और कई ऐसे फोर्सेस होते हैं विभाजन के भी, क्योंकि बेरोजगार तो एक आइडेंटिटी है, लेकिन आपकी और सारी आइडेंटिटीज हैं।
आप किसी धर्म के हैं, आप किसी जाति के हैं, आप किसी भाषा के बोलने वाले हैं, तो ये सारी चीजें भी साथ साथ चलती हैं। अब ये सब के चलते क्या बेरोजगारी की आइडेंटिटी बना के एक मूवमेंट खड़ी हो सकती है, ये तो कोई पॉलिटिक्स वाला ही कह सकता है, मैं इसमें कहने सक्षम नहीं हूँ। लेकिन दुनिया में ऐसा हुआ है कि नहीं, जो ये आंकड़े हैं, देखिए थोड़ी आंकड़े समझाइए, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट अमित, कि भाई आंकड़े 11th मंथ लो पर आ गए। अभी आंकड़े जो ताजा आंकड़े हैं, भाई 1 घंटा 1 हफ्ते में कोई काम कर ले, उसको अगर आप मानेंगे कि इसके पास रोजगार है, तो ये क्या सही तस्वीर सामने आ रही है? और क्या हम सरकारी नौकरी को ही रोजगार माने? प्राइवेट जॉब्स कितने होंगे, उसमें भी एमएसएमई या इनफॉर्मल सेक्टर में कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? या जैसे अभी तोहिन कह रहे थे कि मनरेगा में जॉब्स दिए जा रहे हैं, उसे जॉब मानोगे या उसे दिहाड़ी मानोगे? इन चीजों पर एक व्यापक चर्चा की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये परिभाषा क्या होनी चाहिए रोजगार की, ये जो स्टैटिस्टिक्स से एक निकलता है वो बहुत व्यापक परिभाषा होती है, जिसमें 1 घंटा जैसे आप कह रहे हैं वो भी हम लोग जोड़ लेते हैं। वो ठीक है, वो जोड़ना भी चाहिए क्योंकि उसकी भी नॉलेज हमको चाहिए, लेकिन हमको वो रोजगार नहीं चाहिए। मनरेगा तो डिस्ट्रेस का इंडिकेटर है। अगर ज्यादा लोग मनरेगा में जा रहे हैं, इसका मतलब और कोई चारा नहीं, इसलिए जा रहे हैं। तो हमारे सर्वेक्षण में से कई इंडिकेटर्स निकलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एट एस्पिरेशनल वेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब वो एस्पिरेशनल वेज आप 18,000 20,000 महीना ले लीजिए, 50,000 महीना ले लीजिए, वो आप देख सकते हैं। नहीं, उसमें एक और बात छिप जाती है ना और अमित, उसमें एक और बात छिप जाती है ना। अब चलिए कोरोना काल था, ये कोई सामान्य वक्त नहीं है, लेकिन लोगों की नौकरियां छिनी और तनख्वाहें घटी। अब कोई मुलाजिम 50,000 रुपए पर काम कर रहा था और आज वो 25 पर कर रहा है। खातों में तो रोजगार है ना उसके पास। अरे भाई, उसकी 50% आमदनी घट गई, वो गरीबी की तरफ जाने लगा। मिडिल क्लास था तो लोअर मिडिल क्लास में चला गया। जो 12-15 हजार कमा रहा था, अगर 6,000 कमा रहा है, वो गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। उन चीजों का भी तो संज्ञान लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो कोरोना काल में तो हर एक पे मार पड़ी है। तो रोजगार का सवाल जो है वो 2 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो कोरोना से कैसे उभरेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कोरोना से उभर भी गए तो बाद में जो बेरोजगारी की स्थिति थी कोरोना के पहले, वो तो फिर भी होनी है। उसका कोई हम लोग ने अभी तक समाधान नहीं ढूंढा है। तो फिर से जो शिक्षित युवा है वो सरकारी नौकरी के पास दौड़ेंगे, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है उसमें ना तो वो तनख्वाह पा रहे हैं, ना तो वो सिक्योरिटी पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो ये सवाल हमारे पास कोरोना के बाद भी रहने वाला है, जबकि आय वापस आ जाएगी। कोरोना के पहले तो के स्तर पर आय समझ लो वापस आ भी गई। अब चारों मेहमानों से, राजनीतिक मेहमानों से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा क्रिस्प रखिएगा, कंक्लूडिंग कमेंट रखिएगा। अब मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। चुनावी मुद्दा बन रहा है अब ये बेरोजगारी। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब होगा, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो। आपसे पूछा जाएगा तोहिन, विपक्ष भी कोई वादा करेगा तो अब वो कसौटी पर कसा जाएगा कि भैया दिए कितने। देखिए, 135 करोड़ आबादी वाले देश में ये पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त नहीं हो सकती। अब मैं दोबारा आपको कुछ डेटा बताता हूं। आईटी सेक्टर में इस साल अप्रत्याशित रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, ये आप मानते हैं? ये सरकार के अलावा, जो सरकार काम कर रही है उसके अलावा। अब मैं ईएसआईएस, जब मैं ये बहस के दौरान ईएसआईसी के डेटा देख रहा था, पिछले 6 महीनों में निरंतर 10 से 12 लाख, किसी महीने 10, लेकिन वो रेंज में 10 से 12 लाख नए लोग जोड़े गए हैं पिछले 6 महीनों में निरंतर। तो ये सरकार भी अपना दायित्व निभा रही है। अब जो आप बार बार ये कह रहे थे कि शहर और गांव के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, देखिए अगर यही बजट की हम बात कर लें, कल 48,000 करोड़ जो है आरक्षित किए गए हैं। 80,000 नए ये जो आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं उसके लिए 5,000 तो सारे मजदूरी करेंगे वहां पर सड़क योजना में। तो ये गैप तो हम कम ही कर रहे हैं ना। बैगेज इतना बड़ा है कि उसको वक्त लग रहा है, लेकिन हम निरंतर जो है विपरीत परिस्थितियों में भी आगे ही बढ़ रहे हैं। तो क्या रागिनी, ये बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है या रोजगार का ऐसा मुद्दा है, ये सब राजनीतिक दलों के गले की हड्डी है। चुनावी मुद्दा तो ये बन रहा है, ये बात दिख रही है, लेकिन चाहे किसी भी दल में हो आप विपक्ष में भी हो, तो सत्ता में अगर आ जाते हैं
तो ये अब तो सवाल पूछे जाएंगे। अब युवा ये सवाल पूछने लगा है। संदीप जी, गले की हड्डी नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए ये मसले, जनवादी मुद्दे जो हैं वो राजनीति की नींव है। और यही कारण है कि राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में हाशिए पे पड़े हुए गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्य धारा में लाने का काम किया और ये राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया कि वो इन मुद्दों को उठाएं, और उन्होंने क्यों नहीं उठाया ये सवाल भी पूछा उससे। और आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यही काम प्रियंका गांधी ने किया। हम एक भर्ती विधान लेकर आए, 20 लाख नौकरियां कैसे सृजित होंगी, उसमें से 8 लाख नौकरियां कैसे महिलाओं को दी जाएंगी, कैसे खाली नौकरियां भरी जाएंगी। हम तो इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तुहिन जी छत्तीसगढ़ में कितनी नौकरियां दी रागिनी? एक मिनट, छत्तीसगढ़ में कितनी नौकरियां दी? वो मान ही नहीं रहे। पंजाब में कितनी नौकरियां दी? राजस्थान में कितनी? वहां का रोड मैप भी तो बताइए, हासिल क्या हुआ? अभी क्रिस्प होकर बोलना है ना, इसलिए एक बात बोलने दीजिए। मनरेगा डिस्ट्रेस इंडिकेटर है, ये बताया गया। ये कह रहे हैं कि मनरेगा ने बहुत रोजगार का सृजन किया, और तभी तो बजट में मनरेगा का जो अलॉटमेंट है, आवंटन है, वो 98,000 करोड़ से घटाकर इन्होंने 73,000 करोड़ कर दिया। तो बेरोजगारी को मिटाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार सोचती ही नहीं है, इसीलिए मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि बेरोजगारी समस्या है। ये आनंद फानंद में कोई भी आंकड़ा नहीं, राजीव रंजन, गरीब गरीब रहे, इसमें राजनीतिक स्वार्थ भी छिपा है क्या? गरीब को थोड़ी बहुत रेवड़ियां दे दो, वोट मिल जाती हैं। पढ़े लिखे इंसान, रोजगार जिसके पास है, वो कई सवाल पूछेगा। ये राजनीतिक स्वार्थ है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी प्राथमिकताएं हम तय करते हैं तो जनता के मिजाज को पढ़कर, कहीं जाति बिकती है, कहीं धर्म से जुड़े मसले बिकते हैं, लेकिन जनता को भी आंदोलित होकर के रोजगार, गरीबी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर काफी मुखर होने की जरूरत है। महंगाई को लेकर के मुखर होने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को जनता की परवाह तो करनी पड़ेगी, लेकिन जनता को भी दबाव बनाना पड़ेगा। जनता को भी दबाव बनाना पड़ेगा। आशुतोष वर्मा, जनता की जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जी नहीं संदीप जी, ये बड़ी अजीब सी बात है। जनता को मुखर होना पड़ेगा। जनता कितनी मुखर होगी? जब जनता मुखर होती है तो वहां पे लाठियां चलती हैं। जब छात्र उस बात का आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अभी हिंदू बिजनेस लाइन में एक बड़ी अच्छी लिखी थी कि एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो उसमें लिखा था कि सरकार की रेलवे, पुलिस, पोस्टल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, न्यायपालिका, अन्य विभाग में लगभग 28 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। नहीं, असल आंकड़ा मैं बता देता हूं। असल आंकड़ा समाजवादी पार्टी का तो केंद्र सरकार में 8,92,000 पद खाली हैं, और कुल मिलाकर पूरे देश में, समूचे भारत में 60,59,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, रिक्त हैं। जी, तो समाजवादी पार्टी का तो पूरा जो नया मिशन ही यही है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ युवाओं के साथ। तो हमारी तो सारी योजनाएं युवाओं के साथ में लेके आ रही है। बेरोजगारी ऐसी परेशानी नहीं है जिसको हल नहीं किया सकता है। अगर तो आप सब ताल तो ठोक रहे हैं। अब दर्शकों, एक बात बड़ी साफ है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, वो आपको सब्ज बाग दिखाएंगे, घोषणा पत्र बताते हैं, इतने रोजगार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं यहां पर इत्तेफाक रखता हूं राजीव रंजन की बात से कि जनता को, यानी कि आपको, जनता जनार्दन को भी अब दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई धार्मिक ध्रुवीकरण, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जातीय समीकरण, कौन सी जात किसके साथ, ये राजनीति नहीं चाहिए। हमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य वाली राजनीति चाहिए जिसमें रोजगार सबसे अहम पुट होता है। नौकरी होगी तो बाकी चीजें आप खुद संभाल सकते हैं। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर भी है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।